हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। देखो, यूजीसी नेट जून 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें बेसिक्स से कुछ अपडेट किए गए हैं, तो उन सारे अपडेट्स के ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि देखो, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके रिगार्डिंग मैंने रात को 12 बजे के आसपास वीडियो डाल दिए थे। मेन इंपॉर्टेंट बदलाव क्या क्या हुए हैं और आपको फॉर्म भरने से पहले इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे और मे भी हो सकता है कि मिलते मिलते रह जाए। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तमाम डॉट्स के ऊपर ध्यान देना है। पहला सवाल ये था बच्चों का कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग को लाया गया है, तो निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, क्या नया सिलेबस को डाला गया है, तो नया सिलेबस भी नहीं डाला गया है, ओल्ड सिलेबस ही कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। तीसरा सवाल बच्चों का ये है कि जो 3 कैटेगरीज लाए गए हैं, यानी कि 3 क्राइटेरिया लाया गया है, तो उसमें क्या अपडेट किए गए हैं। तो देखो, आयोग ने नीट के लिए अलग ऑप्शन दे रखे हैं, फिर उसके बाद जेआरएफ के लिए अलग ऑप्शन दे रखे हैं एंड पीएचडी के लिए अलग ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आपको 2 ऑप्शन मिलते थे, एक आपको नेट का मिलता था और एक आपका नेट एंड जेआरएफ का मिलता था। अब 3 ऑप्शन आ गए हैं, तो अगर आपको सिर्फ जेआरएफ करना है तो जेआरएफ पे सिलेक्ट करना, अगर आपने नेट करना है तो नेट पे सिलेक्ट करना, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए करना है तो पीएचडी के ऊपर क्लिक करना। अब देखो, कट ऑफ वगैरह कैसे डिसाइड होंगे, तो तीनों का अलग अलग आएगा, नीट का अलग आएगा, जेआरएफ का अलग आएगा और पीएचडी का अलग आएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि क्या अगर मान लो कि जेआरएफ अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो तीनों में एलिजिबल होंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप जेआरएफ में क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो ज़रा सुनो। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो जेआरएफ आपको मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिल सकता है एंड देन आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तो 3 चीज़ें आपके एक्टिवेट होंगे। अगर आप यूजीसी नेट क्रैक करते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपको पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप नेट क्रैक करते हो और आपके पीएचडी के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 1 ईयर के अंदर में आपको एडमिशन्स कहीं ना कहीं ले लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल रहोगे, तो हाँ वो रहोगे। ठीक है। लेकिन पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, तो इस पॉइंट को याद रखना। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए डाल रखा है तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अगर पीएचडी के लिए सिर्फ डाल रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी मिलेगा, उसके बाद ना ही आपको जेआरएफ मिलेगा, ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिलेगा, नहीं आप ये तो छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। तो 3 कैटेगरीज जो पहले आए थे और पहले समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते थे, उसको मैंने काफ़ी आसान तरीके से अब आपको समझा दिए हैं। ठीक है। अब ये तीनों का कट ऑफ अलग अलग आएंगे, प्रोफेसर का अलग, माफ़ करना, नीट का अलग, पीएचडी का अलग एंड आपका जेआरएफ के लिए पीएचडी के जेआरएफ के लिए अलग आएगा। तो ये तीनों का अलग अलग आने वाला है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो देखो, अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यानी कि 35 साल तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल रहोगे और जेआरएफ प्लस में सारे के सारे आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पीएचडी प्रोग्राम में सबके लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आप किसी भी रिजर्व कैटेगरीज में नहीं आते हो तो आपको किसी भी तरीके कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरीज के लिए एलिजिबल रहोगे, एक नीट के लिए और दूसरा आप रहोगे पीएचडी के लिए। ठीक है ना। जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद की जो पॉइंट्स है वो ज़रा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, ओबीसी, नन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में नहीं आते तो फिर आपको किसी भी तरीके कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है। एंड लास्ट में जो ही बच्चे परेशान हो रहे हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, तो देखो, फॉर्म फिलिंग के लिए आयोग ने थोड़े से और अपडेट कर दिए हैं। वो अपडेट क्या करे हैं कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या कोई आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या बैंक अकाउंट वगैरह होना चाहिए जो कॉलेज लेवल पे का हो या जो भी हो आपका सॉरी गाइस, एक मिनट दोस्तों। इट्स ओके। तो ये 3 4 5 प्रोसेस दिए गए हैं, उन 4-5 में से जिससे वेरीफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उस अकाउंट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करना पहले जैसा ही है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सेक्स, आपका
उसके बाद आपकी नेशनलिटी एंड उसके बाद आपका एड्रेस, बस यही है। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट में जाओगे, फिर आपसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, फिर वेरिफिकेशन, फिर मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आपका फ़ोटो, फिर आपका सिग्नेचर, फिर आगे करोगे, फिर उसके बाद पेमेंट। बस इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। अब इस चीज़ के लिए मैं आपको और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं और ज़्यादा ये कर दूं तो वो मेरे को लगता है बेकार है, ठीक है। और जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिए हैं और आई होप कि वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। और एक और अनाउंसमेंट है, चूँकि हमारा सिलेबस ओल्ड टाइप का ही है, लेकिन हमने अपने सिलेबस को बहुत ज़्यादा अपडेट किया है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी सारे क्लासेस फिर से ऑनगोइंग होने वाले हैं, ओपन होने वाले हैं और ये 1-2 दिन में हमारे शुरू हो जाएंगे। 15 लोगों का मैं बैच रखूँगा, ठीक है ना, प्रीमियम बैच है। अगर किसी भाई बहन को ज्वाइन करना हो तो वो प्लीज़ वो ज्वाइन कर लेना। पेपर 1 आपका 100% हो जाएगा। 70 के आसपास क्वेश्चन कैसे आप माफ़ करना 35 के आसपास आपका क्वेश्चन कैसे करेक्ट कर सकते हो और 70 नंबर आप कैसे पा सकते हो पेपर 1 में, वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स मैं आपको वहाँ पे सिखा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री बैचेस मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे पावर ऑफ PYQ के नाम से। अभी पावर ऑफ PYQ आपका चल रहा है UPSC CSE का, एंड देन हो सकता है कि इवनिंग वगैरह में 1-2 दिन के बाद मैं शुरू कर दूं आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं और प्रीमियम बैचेस भी आपके शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप मुझे मैसेज करो, कहाँ पे, इंस्टा पे, या आप मुझे मेल करो, आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएंगे, ठीक है ना। फ़ी काफ़ी कम रखा हूँ, काफ़ी मिनिमल सा फ़ी रखा हूँ, ताकि देश का हर बच्चा जिनका भी ख्वाब नीट हो, JRF हो या PhD प्रोग्राम का हो, वो कर सके आसानी से। सबके लिए एक सिलेबस है, भले 3 कैटेगरीज अलग अलग डाले गए हैं, लेकिन सिलेबस सेम है, सेम क्वेश्चंस आएंगे और सेम तरीके से आपको अप्रोच भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था हमारे पूरे के पूरे जो भी आपके सवाल थे, क्यूरीज वगैरह थे, वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके माइंड में बच जाता है कि हाँ सर ये पॉइंट्स कैसे होगा, नहीं होगा, तो वो आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि 3 कैटेगरीज वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा, कट ऑफ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उसके बाद हाँ लैंग्वेजेस का, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। फॉर्म कैसे प्रोसीड करना है, कैसे भरना है, तो देखो मैंने ऑलरेडी कल रात को वीडियो बना रखा था, उसको एक बार देख लेना। इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स बच जा रहे हैं, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट बचेंगे। हाँ एक पॉइंट और है जो मैं मिस कर रहा था, आपका एग्ज़ाम डेट 16 जुलाई को रख दिया गया है। तो 16 जुलाई से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। कब तक जाएगा इसके लिए आयोग ने कुछ नहीं कहा है, सीधे कहा है कि भैया मैं 16 जुलाई को एग्ज़ाम लूँगा। अब 16 जुलाई नहीं, माफ़ करना 16 जून से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। अब 16 जून से वो कितना लंबा जाएंगे ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि 16 जून, 17, 18, 19, 20 या सिर्फ 16 को ही पूरे देश में ले लेंगे, और ये कैसे पॉसिबल है ये भी एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। मल्टीपल बैचेस में एग्जामिनेशन होते हैं, मल्टीपल लेयर्स में एग्जामिनेशन होते हैं, तो 16, 17, 18 ऐसे बढ़ेंगे, तो अभी एग्ज़ाम डेट आने बाकी है, ठीक है। तो इस वीडियो में से दोस्तों इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो वेरी वेल क्या करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।